आज के इस विश्लेषण सत्र में स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ कानूनी प्रावधानों की गहराइयों में उतरेंगे जो आपराधिक शरारत और अतिचार से जुड़े हैं। जी ये जानकारी हमें मिले एक कानूनी दस्तावेज के अंशों पर आधारित है। बिल्कुल, ये भारतीय दंड संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं से संबंधित प्रावधान है। हमारा मकसद है इन जटिल लग सकने वाले नियमों को थोड़ा आसान बनाना। हाँ, और समझना कि आपराधिक शरारत, जिसे क्रिमिनल मिसचीफ कहते हैं, और आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके तहत कौन से काम आते हैं और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यही उद्देश्य है। तो चलिए इन कानूनी प्रावधानों की परतें खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद आपराधिक शरारत से, धारा 326 में जो समझाया गया है। हाँ, धारा 326 एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। ये शरारत के कई अलग अलग रूपों को परिभाषित करती है, जिनमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अच्छा, जब हम शरारत कहते हैं तो आमतौर पर तो बच्चों की शैतानियों का ख्याल आता है, जी पर यहाँ कानून का मतलब कुछ और है ना? बिल्कुल, कानूनी भाषा में शरारत का मतलब है जानबूझकर ऐसा कोई काम करना जिससे किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, वो नष्ट हो या शायद उसकी कीमत कम हो जाए। और धारा 326 उन शरारतों की बात करती है जिनका असर काफी गंभीर या कह सकते हैं व्यापक हो सकता है। ये महज छोटी मोटी तोड़फोड़ नहीं है। समझ गई। तो देखते हैं धारा 326 के अलग अलग खंड क्या कहते हैं। खंड ए पानी की आपूर्ति से जुड़ा है। हाँ, खंड ए कहता है कि ऐसा कोई काम करना जिससे खेती या इंसानों या जानवरों जिन्हें कानून संपत्ति मानता है, उनके पीने या खाने के लिए या सफाई के लिए या किसी निर्माण कार्य के लिए पानी की सप्लाई कम हो जाए, या कम होने का खतरा भी हो। हाँ, या कम होने का खतरा पैदा हो, तो वो शरारत है। पानी तो मतलब जीवन की बुनियाद है, इसमें बाधा डालना तो वाकई गंभीर बात है। निश्चित रूप से, इसीलिए कानून इसे गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधि और बुनियादी जरूरतों पर आप कह सकती हैं सीधा हमला है। और सजा? इसके लिए सजा भी तय है, 5 साल तक की कैद या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पानी के बाद जाहिर है सार्वजनिक रास्ते भी उतने ही जरूरी है। खंड बी इसी पर बात करता है ना? सही कहा। खंड बी किसी सार्वजनिक सड़क, पुल या नाव चलाने लायक नदी या नहर को ऐसा बनाने से रोकता है जिससे लोगों का आना जाना या सामान ले जाना मुश्किल या खतरनाक हो जाए। मुश्किल या कम सुरक्षित? हाँ, कम सुरक्षित। सोचिए, अगर कोई जरूरी पुल बंद कर दे या कोई मुख्य सड़क जाम कर दे तो क्या होगा? हाँ, पूरा शहर या इलाका एक तरह से ठहर सकता है। व्यापार, जरूरी सेवाएं, सब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए यहां भी सजा वही रखी गई है, 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। सार्वजनिक जीवन में बाधा डालने को कानून हल्के में नहीं लेता। अगला खंड है सी। ये सार्वजनिक नालियों या ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा है। हाँ, खंड ऐसे काम को शरारत मानता है जिससे सार्वजनिक ड्रेनेज सिस्टम में बाढ़ आ जाए या कोई रुकावट पैदा हो और उससे किसी को चोट पहुंचे या नुकसान हो, या ऐसा होने का खतरा हो। हाँ, या ऐसा होने का खतरा हो। रुके हुए पानी से तो बीमारियां फैल सकती हैं, बाढ़ से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। ये भी मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा मसला है। एकदम। और यहाँ भी सजा वही है, 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। तो अब तक हमने जो 3 खंड देखे, ए, बी, सी, इनमें सार्वजनिक सुविधाओं या जरूरतों को निशाना बनाने वाले कामों का जिक्र है और सजा भी एक जैसी है, 5 साल तक की। बिल्कुल सही। लेकिन खंड डी कुछ अलग लग रहा है। ये नेविगेशन या जहाज़ों, ट्रेनों, विमानों के सिग्नल्स के बारे में है। इसमें क्या खास है? खंड डी उन चीजों को नष्ट करने, हटाने या बेकार करने से जुड़ा है जो रेल, हवाई जहाज या समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए लगाई गई हों, जैसे कोई सिग्नल, कोई लाइट हाउस या कोई और नेविगेशन मार्क। अरे, ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मतलब एक सिग्नल खराब होने से तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ कानून का सिद्धांत साफ है, जहाँ इंसानी जान का जोखिम बड़े पैमाने पे जुड़ा हो, वहाँ सुरक्षा उपायों से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सीधे तौर पे लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है। तो सजा ज्यादा होगी? हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ सजा एकदम बढ़ जाती है। कितनी? यहाँ सजा 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये पिछले खंडों से ज्यादा है। ठीक है। अब आता है खंड ई, सीमा चिन्ह यानी लैंडमार्क को नष्ट करना। ये क्या है और इसकी सजा इतनी कम क्यों लग रही है, मतलब तुलनात्मक रूप से? खंड ई कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी द्वारा, मतलब पब्लिक सर्वेंट के अधिकार से लगाए गए जमीन के सीमा चिन्ह को नष्ट करता है, हटाता है या बेकार कर देता है, तो वो भी शरारत है।
ये निशान जमीन के बंटवारे और रिकॉर्ड के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, इनके हटने से जमीनी विवाद खड़े हो सकते हैं, ये तो है। लेकिन सजा सिर्फ 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, ये नेविगेशन सिग्नल वाले मामले से तो काफी कम है। हाँ, कम है। क्या इसका मतलब है कि कानून इसे कम गंभीर मानता है? तुलनात्मक रूप से हाँ। हालांकि ये भी एक अपराध है और विवाद पैदा कर सकता है, लेकिन इससे तुरंत बड़े पैमाने पर जान का खतरा वैसा नहीं है जैसा मान लीजिए नेविगेशन सिग्नल खराब करने से होता है। अच्छा। कानून या नुकसान की गंभीरता और उसके संभावित व्यापक असर के आधार पर सजा तय कर रहा है, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि हर शरारत एक जैसी नहीं होती। ये दिलचस्प है कि कानून नुकसान के पैमाने और प्रकार के हिसाब से सजा तय करता है। अब आते हैं खंड F और G पर। इनमें आग और विस्फोटक पदार्थों का जिक्र है। ये तो वैसे ही खतरनाक चीजें हैं। सही कहा। खंड H कहता है कि अगर कोई आग या किसी विस्फोटक चीज का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की संपत्ति को, चाहे वो खेती की उपज ही क्यों ना हो, नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है या जानता है कि उसके काम से ऐसा नुकसान हो सकता है, तो ये गंभीर शरारत है। यहाँ मतलब आग या विस्फोटक का इस्तेमाल ही इसे ज्यादा संगीन बना देता है। हाँ, इस्तेमाल किया गया तरीका, आग या विस्फोटक, अपने आप में ज्यादा विनाशकारी क्षमता रखता है और ये शायद ज्यादा खतरनाक इरादे की तरफ भी इशारा करता है। इसलिए यहाँ सजा फिर से बढ़ जाती है। कितनी? 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी। अच्छा, यहाँ और है या नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ और है। मतलब कैद के साथ जुर्माना लगना भी संभव है या जरूरी भी हो सकता है। और खंड G तो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। इसमें खास तरह की इमारतों का जिक्र है। बिल्कुल। खंड तब लागू होता है जब कोई आग या विस्फोटक का इस्तेमाल करके किसी ऐसी इमारत को नष्ट करने का इरादा रखता है या जानता है कि नष्ट हो सकती है, जो आमतौर पर या तो पूजा स्थल हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, या फिर इंसानी रिहाइश, मतलब घर हो, या फिर संपत्ति की सुरक्षा या भंडारण के लिए इस्तेमाल होती हो, जैसे कोई गोदाम। ओह, मतलब घर, पूजा स्थल या गोदाम जैसी जगहों को आग या विस्फोटक से उड़ाना, ये तो बहुत ही भयानक अपराध माना जाएगा। निश्चित तौर पर कानून इसे शरारत के सबसे गंभीर रूपों में से एक मानता है। ये न सिर्फ संपत्ति का भारी नुकसान है, बल्कि लोगों की सुरक्षा, उनकी आस्था और उनकी रोजी रोटी से जुड़ी जगहों पर सीधा हमला है। तो यहाँ सजा भी सबसे ज्यादा होगी फिर? हाँ, यहाँ सजा सबसे कड़ी है। आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आजीवन कारावास? हाँ, आजीवन कारावास तक। ये दिखाता है कि कानून इस तरह के काम को कितनी गंभीरता से लेता है। तो धारा 326 को समझने के बाद ये साफ है कि शरारत का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब छोटी मोटी हरकतों से लेकर सार्वजनिक जीवन को ठप करने और जान माल को भारी खतरा पहुंचाने वाले काम तक इसमें शामिल हैं। हाँ। और सजा इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कितना बड़ा है, तरीका क्या इस्तेमाल हुआ और निशाना क्या था। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और धारा 327 और 328 को देखते हैं। अच्छा। ये खास तौर पर यातायात के साधनों जैसे रेल, जहाज, विमान आदि से जुड़ी शरारत के बारे में है। ठीक है। धारा 327(1) क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेल, विमान या ऐसे जहाज को जो डेक वाला हो या 20 टन या उससे ज्यादा वजन ले जा सकता हो, मतलब बड़ा जहाज, हाँ, उससे नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत करता है या जानता है कि उसके काम से ऐसा हो सकता है, तो ये गंभीर अपराध है। इसमें भी वही तर्क है, बड़े पैमाने पर जान माल का खतरा। बिल्कुल। ऐसे वाहनों में एक साथ बहुत से लोग या कीमती सामान होता है। उन्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब है कई जिंदगियों को खतरे में डालना। तो सजा? इसलिए यहाँ सजा है 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी। और धारा 327(2) में फिर से आग और विस्फोटक का जिक्र आ गया। हाँ, अगर धारा 327(1) वाला काम, यानी रेल, विमान, बड़े जहाज को नष्ट करना या असुरक्षित बनाना, वो आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके किया जाए या करने की कोशिश भी की जाए, तो ये और भी संगीन माना जाता है। बिल्कुल जाहिर है, आग या विस्फोटक का इस्तेमाल हमेशा मामले को ज्यादा गंभीर बना देता है। यहाँ सजा क्या है? यहाँ सजा और भी कड़ी है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी। ये धारा 326(G जो घर, पूजा स्थल को आग लगाने वाली थी, उतनी ही गंभीर सजा है यहाँ भी। हाँ बिल्कुल, उतनी ही गंभीर श्रेणी में रखा गया इसे। अब धारा 328 थोड़ी अलग लग रही है। इसमें जहाज को जमीन पर चढ़ा देने की बात है। हाँ, ये थोड़ी अलग स्थिति है। धारा 328 कहती है कि अगर कोई किसी जहाज,
मतलब वेसल को जानबूझकर जमीन या किनारे पर चढ़ा देता है, स्ट्रैंड कर देता है। हाँ, और उसका इरादा उस जहाज में रखे सामान की चोरी करना या बेईमानी से उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो यहाँ शरारत का मकसद सीधे सीधे चोरी या बेईमानी है। जहाज को नुकसान पहुंचाने एक तरह से साधन है, असली मकसद सामान हड़पना है। बिल्कुल, ये शरारत और चोरी या कहिए बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग के इरादे का मिश्रण है। और सजा? यहाँ भी सजा कम नहीं है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी। तो ये धाराएं 327 और 328 साफ करती हैं कि परिवहन के साधनों को निशाना बनाने वाली शरारत को कानून बहुत गंभीरता से लेता है, खासकर अगर उसमें आग या विस्फोटक का इस्तेमाल हो या इरादा चोरी का हो। सही समझा आपने। अब तक हमने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने यानी शरारत की बात की। हाँ, अब विषय बदलते हैं और संपत्ति में गैर कानूनी ढंग से घुसने यानी अतिचार, ट्रेसपास पर आते हैं, जैसा धारा 329 में बताया गया है। हाँ, अतिचार यानी किसी और की जगह पर बिना इजाजत जाना। लेकिन कानून इसे आपराधिक अतिचार कब मानता है? सिर्फ घुस जाना ही काफी है क्या? नहीं, सिर्फ घुस जाना काफी नहीं है। धारा 329A के मुताबिक ये आपराधिक अतिचार तब बनता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में घुसता है और उसका इरादा, ये शब्द महत्वपूर्ण है। इरादा? हाँ, इरादा होता है। पहला, वहां कोई अपराध करने का, जैसे चोरी, मारपीट वगैरह, या दूसरा, उस संपत्ति के कब्जेदार को डराने, धमकाने, उसका अपमान करने या उसे परेशान करने का। अच्छा, तो इरादा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब बिना गलत इरादे के घुसना आपराधिक अत्याचार नहीं होगा? सामान्यता नहीं, जब तक वो इरादा ना हो। बिल्कुल। इसमें एक और बात शामिल है। क्या? अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर कहीं घुसा है, जैसे मेहमान बनकर, लेकिन फिर वहां गैर कानूनी रूप से रुक जाता है, मतलब जाने को कहा गया पर नहीं गया। हाँ, और उसका इरादा भी वही है, अपराध करना, डराना, अपमानित करना या परेशान करना, तो वो भी आपराधिक अतिचार माना जाएगा। समझ गए? इरादा ही सामान्य घुसपैठ को आपराधिक बनाता है। अब धारा 329(2) गृह अतिचार यानी हाउस ट्रेसपास की बात करती है। जी, ये क्या है? गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का ही खास और ज्यादा गंभीर रूप है। ये तब होता है जब आपराधिक अतिचार, मतलब वही ऊपर बताए गए इरादे के साथ घुसपैठ, किसी ऐसी जगह पर किया जाए जो इंसान के रहने की जगह हो। हाँ, इंसान के रहने की जगह हो, कोई इमारत, टेंट या नाव जो घर की तरह इस्तेमाल होती हो, या फिर पूजा की जगह हो, या तीसरा, संपत्ति रखने या उसकी सुरक्षा की जगह हो, जैसे कोई स्टोर रूम या गोदाम। मतलब घर, मंदिर या गोदाम जैसी जगहों में गलत इरादे से घुसना गृह अतिचार है। तो कानून इन जगहों को ज्यादा सुरक्षा दे रहा है। हाँ, क्योंकि ये जगहें ज्यादा निजी या पवित्र या महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें घुसपैठ को ज्यादा गंभीर माना जाता है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है जो दिलचस्प है। बताइए। स्पष्टीकरण कहता है कि गृह अतिचार के लिए जरूरी नहीं कि पूरा शरीर अंदर घुसे। अगर शरीर का कोई हिस्सा भी, जैसे हाथ या पैर, गलत इरादे से इन जगहों की सीमा के अंदर जाता है, तो वो भी गृह अतिचार माना जा सकता है। वाह, मतलब खिड़की से हाथ डालकर कुछ चुराने की कोशिश भी गृह अतिचार हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अगर इरादा है तो। अब सजा की बात करते हैं। साधारण आपराधिक अतिचार की क्या सजा है? धारा 329(3) के अनुसार सामान्य आपराधिक अतिचार के लिए सजा है 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। और गृह अतिचार के लिए जाहिर है ज्यादा होगी। हाँ, धारा 329(4) के मुताबिक गृह अतिचार के लिए सजा ज्यादा है, 1 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो सजा में ये 4 गुना का फर्क है, 3 महीने बनाम 1 साल। ये साफ दिखाता है कि कानून घर, पूजा स्थल या संपत्ति रखने की जगह की निजता और सुरक्षा को कितना महत्व देता है। बिल्कुल, ये अंतर बहुत मायने रखता है और बताता है कि कानून किस चीज को ज्यादा गंभीर मान रहा है। तो आज हमने शरारत और अतिचार से जुड़ी कई अहम धाराओं को समझा। अगर हमें इन सब का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? एक निचोड़। जरूर। कुछ मुख्य निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये हैं। पहला, शरारत महज नुकसान नहीं, बल्कि कई तरह के विशिष्ट आपराधिक कृत्य हैं। इनकी गंभीरता और सजा इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कितना बड़ा है, तरीका क्या है, जैसे आग या विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ या नहीं, और निशाना क्या था, मतलब सार्वजनिक सुविधा थी, परिवहन का साधन था, घर या पूजा स्थल था। और सजा कुछ मामलों में आजीवन कारावास तक जा सकती है। हाँ। दूसरा, आपराधिक अतिचार सिर्फ घुसपैठ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास इरादा होना जरूरी है, अपराध करने का या डराने, अपमानित करने, परेशान करने का। सही। तीसरा, गृह अतिचार ज्यादा गंभीर है,
क्योंकि ये घर, पूजा स्थल और संपत्ति रखने की जगहों की विशेष सुरक्षा और निजता को मान्यता देता है, और इसीलिए इसकी सजा भी ज्यादा है। और चौथा, दंड में जो विविधता है, मतलब सजा में जो फर्क है, वो अपराध की गंभीरता, अपराधी के इरादे और उसके संभावित परिणामों के हिसाब से तय होती है। कानून बहुत सोच समझकर ये अंतर रखता है। ये बहुत ही उपयोगी सार है। इन कानूनी प्रावधानों की हमारी पड़ताल आज यहीं समाप्त होती है।